हेलो, जय हिंद। हेलो, जय हिंद। मेरा नाम है लोकेश प्रधान और मेरे यूट्यूब चैनल LKP क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको यहाँ पर इतिहास पढ़ाऊँगा। UPSC का एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है हिस्ट्री का, जिसको मैं कंप्लीट कराऊँगा। यहाँ पर आपको GS प्लस ऑप्शनल दोनों को फ़ायदा मिलेगा। और जो स्टूडेंट NCERT रीड कर रहे हैं, अभी NCERT पढ़ रहे हैं या जो कॉलेज में हैं, उनको इससे बहुत फायदा होने वाला है। आप बहुत जगह हिस्ट्री पढ़े होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर पढ़ने के बाद आपका जो है हिस्ट्री को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। हम आपको शून्य से शिखर तक सोच को डेवलप कराएंगे। आपको बताएंगे कि UPSC क्या चाहता है आपके अंदर। UPSC को खाली टॉपर की आवश्यकता नहीं है। UPSC अगर टॉपर चाहता तो कई सारे यूनिवर्सिटी है, वहाँ से 5-5, 2-2 एक टॉपर उठाएगा तो हजारों की संख्या में मिलेंगे। उसको टॉपर की जरूरत नहीं है। वो आपके सोच को देखेगा, आपके संघर्ष को देखेगा, आपके मेंटिलिटी को देखेगा, आप में कितना मनोबल है आपको उसको देखेगा। तो आइए हम ज़्यादा उसके बारे में स्ट्रेटेजी क्लास जो है फिर कई एक आध वीडियो में देंगे हम आपको। अभी जो है हिस्ट्री का मिडिवल हिस्ट्री जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास यहाँ पर रीड करेंगे हम। और एक चीज़, हम यहाँ पर आपको PDF के जरिए नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि PDF ही पढ़ना होता तो बहुत सारी मार्केट में बुक अवेलेबल है। हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आपके माइंड में बैठ जाए ये सब चीज़। हिस्ट्री का मतलब है, आखिरी के 2 शब्द को हटा दीजिए, फिर स्टोरी बच जाएगा। 2 वर्ड को हटा देते हैं तो स्टोरी बच जाएगा। तो मैं आपको वही करने वाला हूँ। यहाँ पर बस एक स्टोरी सुनाऊंगा और आपके माइंड में बैठ जाएगा। आपको ऐसे लगेगा कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई फाइटिंग सीन देख रहे हैं। और आप लोग को मालूम होगा, हम पढ़ते हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में या कहीं भी PDF के जरिए पढ़ा रहे हैं, आपके माइंड में सब नहीं बैठ पाता। उसका कारण ये है कि आपका जो है माइंड का जो पावर होता है, कैचिंग पावर, वो एक एक शब्द करके PDF में दिखाते हो तो आपके माइंड में शायद बैठ सकता था। क्योंकि ऐसा माना जाता है, जितना हम लिख लिख के पढ़ाएंगे, आप लिख लिख के पढ़ेंगे। आपको सेल्फ नोट बनाना है, कैसे बनाना है मैं बताऊंगा। और धीरे धीरे आराम से हम इसको कंप्लीट करेंगे। आप विश्वास कीजिए, आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे जितने। मैं बीच बीच में आपके डाउट्स भी लूँगा। आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराते चलूँगा यहाँ पे। GS ऑप्शनल दोनों लेवल पे आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है बताऊँगा। आपका IAS बनने के सफ़र में जो है सबसे मेन जो होता है, हिस्ट्री का बहुत बड़ा मतलब एक कहना चाहिए कि हाथ है इसमें।
क्योंकि आप अगर हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, जब तक आप हिस्ट्री को जीएस लेवल पे जब तक नहीं पढ़ेंगे कोई सब्जेक्ट में आपकी कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी अच्छे से। हिस्ट्री और ज्योग्राफी को दोनों को पहले क्लियर करिए, उसके बाद ही दूसरे सब्जेक्ट को हाथ में लीजिए, क्योंकि इतिहास में ही सब छुपा है। हमारे इतिहास में ही समाज है, समाज के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास में ही राजनीति है, इतिहास के अंदर ही लोकतंत्र, राजनीति, राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। इतिहास में ही आपका जो है इकोनॉमी है, उसके बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे, उससे भी आपका कनेक्टिविटी बनेगी। आपको कुल मिला के जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में आपको हेल्प करने वाला है। और एक चीज, हिस्ट्री जो है जीएस में आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल जो लेता है आपको हम इस ऐसे पढ़ाएंगे कि आपका जीएस जनरल स्टडी का जो है जीएस प्लस ऑप्शनल, ये दोनों यहाँ पर कवर कराया जाएगा। जीएस का लगभग आपको मान के चलिए ये मिडिवल प्लस एंशिएंट और प्लस मिडिवल का इसका लगभग 55 क्लास लगता है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर आता है मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग आपको मान के चलिए 55 से 60 क्लास लगेंगे, अच्छे से कोई टीचर पढ़ाता है तो। और फिर यहाँ पर आएगा आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट का वही 14-15 क्लासेस लगेंगे, 15 मान लेते हैं। उसके बाद वर्ल्ड का 25 क्लास तो लगना अच्छा है इसमें। तो आप मान के चलिए अगर हिस्ट्री ऑप्शनल के लेवल पे आप पढ़ते हैं तो इसमें फिर आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा। आर्ट एंड कल्चर को इसमें भी पढ़ना पड़ेगा आपको, इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल यहाँ पर पढ़ते हैं तो आपका जो ये है 55 क्लासेस, इसका 1-2 क्लासेस जो बताऊंगा अदर उसका देखेंगे, या उसको भी मैं कवर करा दूंगा, आपको बता दूंगा। और इसका पूरा आपको कोई अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपके सारे क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे, हम ऐसे बताएंगे कि आपको। और पोस्ट इंडिपेंडेंट तो पढ़ना चाहिए, इसको जीएस लेवल पे पढ़िए, ऑप्शनल में, दोनों में ही पढ़ना चाहिए, पड़ेगा इसको। हम यहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। पहले आपको कनेक्टिविटी बनाने के लिए यहाँ पर बता दूं, मिडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का इतिहास से पहले हम पूर्व मध्यकाल का इतिहास भी देखेंगे। यहाँ पर पूर्व मध्यकाल में जो है मैं आपको इस तरीके से एक स्ट्रक्चर मैं इतिहास को जो है एक सूत्र में बांध दूंगा कि अगर आप कोई इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं तो अगर आपको सूत्र याद है, स्ट्रक्चर याद है, तो फिर आप यकीन कीजिए नहीं भूलेंगे। सूत्र को याद करेंगे, अपने माइंड में रिवाइज करेंगे, वो ऑटोमेटिक सब चीजें आपके सामने आ जाएगी। जैसे कंप्यूटर में टाइप किया, टक 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 आ गया कौन सा पेज यहाँ पे, वैसे है। जैसे कोई सूत्र बताया उसी के अंदर क्या होगा, ये है वो है, आप नहीं भूल पाएंगे। इस तरीके से हम बताएंगे आपको। आप देखिए यहाँ पर मध्यकालीन भारत का इतिहास,
मध्यकाल में एक आएगा आपका पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में हम देखेंगे भारत में जो है मुस्लिम आक्रमण या भारत में इस्लाम का उदय हम कह सकते हैं। इसमें आते हैं मुख्य रूप से, एक आता है अरबी आक्रमण और एक आता है तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण एक पूर्व मध्यकाल में ये आक्रमण को देखें। उसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे हम सल्तनत काल, और एक देखेंगे हम मुगल काल। सल्तनत काल में जो है हम देखेंगे राजनीतिक जीवन इसका, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, इसके बारे में फिर सल्तनत काल का एक और स्ट्रक्चर बनेगा। ये पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो स्ट्रक्चर है ऐसे होगा। और इसके अंडर फिर है मुगल काल का स्ट्रक्चर अलग से बनेगा, उसको मैं भी बताऊंगा। और अभी हम देखेंगे थोड़ा सा अरबी आक्रमण। ये आपके ऑप्शनल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपका कनेक्टिविटी बनाने के लिए यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए आप इसको जाने रहिए थोड़ा सा। और तुर्क आक्रमण, अरबी आक्रमण में आता है मुख्य रूप से मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आपको बता दूं मैं, मोहम्मद बिन कासिम जो है ना 17 वर्ष का एक युवक था जब भारत में आक्रमण किया। और उसका व्यक्तित्व देखिए, उसका लालन पालन जो है किया था उसका बड़ा भाई हज्जाज बिन यूसुफ। और जब भारत में वह आक्रमण करता है उसका आयु होता है मात्र 17 वर्ष। और जब भारत में आक्रमण करता है उस समय भारत में जो है राज्य कर रहे होते हैं ब्राह्मण चाच पुत्र पौत्र दाहिर, दाहिर सेन जिसको कहते हैं, दाहिर उस समय जो है भारत में राज्य कर रहे होते हैं, उनका राज्य रहता है। और उस समय मोहम्मद बिन कासिम का जो है आक्रमण होता है। अब देखिए इसमें मोहम्मद बिन, मैं इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद उसका एक विस्तृत स्ट्रक्चर बना दूंगा बढ़िया से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कर लीजिए इसको थोड़ा सा। मैं मिटा रहा हूँ इसको।
मोहम्मद बिन कासिम जो है, इसके थोड़ा सा बता दूं व्यक्तिगत जीवन के बारे में। इसके पिता का नाम है कासिम बिन यूसुफ। कासिम बिन यूसुफ। इसके बड़े भाई का नाम है हज्जाज बिन यूसुफ। और इसकी पुत्री है एक जुबैदा। जुबैदा। और कासिम, मोहम्मद बिन कासिम का जब जन्म होता है वो छोटा रहता है और उसके पिता का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद इसका बड़ा भाई जो है हज्जाज बिन यूसुफ, यही मोहम्मद बिन कासिम का लालन पालन करता है। इसको युद्ध सिखाता है, तलवार चलाना सिखाता है, रणनीति सिखाता है, युद्ध में भेजता है। और मोहम्मद बिन कासिम जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी। ये जब भारत में आक्रमण करता है, उस समय उसकी आयु होती है 17 वर्ष। आयु जो है इसकी 17 वर्ष है, भारत में आक्रमण करता है तब। और हज्जाज बिन यूसुफ की जो पुत्री है जुबैदा, इसकी शादी हो करा देता है मोहम्मद बिन कासिम से। इस तरह हम कह सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम जो है हज्जाज बिन यूसुफ का छोटा भाई है, प्लस इसका दामाद है। क्योंकि इस्लाम में प्रचलन था उस समय, अभी भी है, कि वो मतलब अपने भतीजी से शादी कर लेता है। और उस समय इसकी आयु होती है 17 वर्ष की। और ये जो है अरबी है। ये कौन है? अरबी है। ये अरबी है जो आधुनिक सऊदी अरब का रहने वाला है। और वहाँ का खलीफा होता है उस समय उम्मियत खलीफा, जिसको कहते हैं उम्मियत खलीफा, अल वालिद जिसको कहते हैं हम, अल वालिद खलीफा होता है उसका नाम। और उसका एक छोटा भाई होता है, एक तो अल वालिद खलीफा, अल वालिद, अल वालिद। और इसका छोटा भाई है अवध अल मलिक, अवध अल मलिक।
और हेजाज बिन यूसुफ जो है ये उस समय गवर्नर होता है, सूबेदार, सूबेदार या राज्यपाल कह सकते हैं इसको, उसमें होता है ये। और उमय्यद खलीफा के नेतृत्व में श्रीलंका का जो बादशाह होता है उसने क्या करी, श्रीलंका, श्रीलंका का जो राजा है उसने इस्लाम कबूल किया। इसने इस्लाम कबूल किया और ये एक नाव के जरिए ये जैसे अपना प्यारा भारत है यहाँ पे, उस समय इस प्रकार से होता है कि, मुझे माफ करिए थोड़ा सा चित्र बनाने में दिक्कत हो रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए, ये वाले क्षेत्र में जो है ना, ये क्षेत्र में इसको लूट लेते हैं, ये इस वाले क्षेत्र के माध्यम से क्या करते हैं, श्रीलंका का, यहाँ है श्रीलंका, ऐसे करके कुछ गिफ्ट भेजता है इन लोगों के लिए, हेजाज बिन यूसुफ और वहाँ का जो खलीफा होता है अल वालिद खलीफा के लिए, उमय्यद खलीफा अल वालिद के लिए कुछ गिफ्ट भेजता है। उसको इस क्षेत्र में जो है लूट लेते हैं समुद्री डाकुओं द्वारा। और यहाँ का भारत का जो राजा होता है दाहिर होता है, आप नोट करते चलिए धीरे धीरे इसको। यहाँ का जो राजा होता है वो दाहिर होता है, उस समय ब्राह्मण वंश का होता है ये। और इसको नोट करिए पहले थोड़ा सा। ये क्या करता है, उनके लिए कुछ गिफ्ट जो है भेजता है, गिफ्ट सेंड करता है किसके पास, खलीफा, सूबेदार के लिए, खलीफा प्लस सूबेदार के लिए ये कुछ गिफ्ट भेजता है। और इस गिफ्ट को जो है भारत के समुद्री डाकुओं द्वारा इसे लूट लेते हैं। अब खलीफा कौन है, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। खलीफा जो है इस्लाम का जिसने नींव रखी, प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद जिसको कहते हैं। और उनके मृत्यु के बाद 4 खलीफाओं के हाथ में इसकी बागडोर आ गई। और इस्लाम में ऐसा जो है मानना था कि खलीफा एक तो कहना चाहिए इस्लाम का सबसे बड़ा धर्म गुरु था एक।
उसके बाद वो सबसे बड़ा राजा था, सबसे बड़ा किंग प्लस सबसे बड़ा धर्मगुरु भी वही। आप आगे चलकर ये बात को मतलब जब अकबर के टाइम में हम आ करके देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि इसका राजनीति राजनीतिक जीवन जो है अपने देश का किसके पास है, राजनीतिक शक्ति जिसको कहते हैं, सॉरी मैं जीवन कह रहा था, राजनीतिक शक्ति जो है किसके पास है, खलीफा का है। सबसे ज्यादा राजनीतिक शक्ति है खलीफा के पास। और दूसरा है सबसे बड़ा धार्मिक शक्ति भी यही रखते हैं, अर्थात धर्म का भी सबसे मेन यही है। सबसे बड़ा धर्म के अनुसार भी खलीफा सबसे बड़ा है, और राजनीतिक अर्थात सबसे बड़ा राजा भी खलीफा ही है। तो उस समय खलीफा इससे नाराज हो जाते हैं, खलीफा और हज्जाज बिन यूसुफ जो होते हैं ये नाराज हो जाते हैं, और इन हज्जाज बिन यूसुफ और अल वालिद खलीफा एक पत्र लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं। लेटर लिखते हैं, इसमें लिखते हैं कि हमारे पास श्रीलंका से कुछ गिफ्ट आ रहा था। उस गिफ्ट में मैं बता दूं बहुत सारे हीरे जवाहरात, घोड़े, हाथी, कुछ लड़कियां, ऐसे करके सेंड कर रहा था वहां पे। तो उसको समुद्री डाकू लूट लेते हैं। तो इससे उसके बारे में बताते हैं कि ये सामान हमारा आ रहा था और आपके जो राज्य में इसे लूट लिया गया है, आप इसके ऊपर में कार्रवाई करिए। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसकी भरपाई करिए। या तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, इसके ऊपर एक्शन लीजिए, या नहीं हो सकता तो इसकी भरपाई करिए। तो इसके लेटर के जो है प्रत्युत्तर में ये लिखता है कि दाहिर का एक सच भी है कि दाहिर का उस समय समुद्री डाकुओं के ऊपर कोई काबू नहीं था, उसका कोई काबू नहीं पा सकता था उस समय। समुद्री डाकू जो है बहुत ज्यादा उग्र थे उस टाइम में, और इसका कोई कंट्रोल नहीं था इसके ऊपर। तो उसी बात को ये बताता है कि मैं इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि इनके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। और बताता है कि मैं इसकी भरपाई भी नहीं कर सकता। तो ये उत्तर सुनकर खलीफा और वहां के सूबेदार जो होते हैं वो भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। और उसके बाद इसका जो हज्जाज बिन यूसुफ का छोटा भाई होता है, 17 वर्ष का इसकी आयु होती है, मोहम्मद बिन कासिम इसका नाम है। मोहम्मद बिन कासिम कौन है, हज्जाज बिन यूसुफ का छोटा भाई, प्लस उसका दामाद भी है, उसकी बेटी है जुबैदा से शादी कर लेता है ये। तो इसको सेंड करता है, इसको भारत भेजता है। और मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध पर आके आक्रमण करता है, सिंध पर आक्रमण करता है और सिंध को जीत लेता है। सिंध जीत लेता है, उसके बाद दाहिर से युद्ध होता है, सिंध पर जो है आक्रमण करता है और दाहिर की मृत्यु हो जाती है, दाहिर सेन की मृत्यु हो जाती है। और दाहिर सेन की 2 पुत्रियां होती हैं। दो पुत्री है इसकी, एक है सूर्या और दूसरा है परिमला।
परिमला, एक है सूर्या और एक परिमला। जब मोहम्मद बिन कासिम युद्ध जीत लेता है, उसके बाद इन दोनों को जो है भेज देता है सऊदी अरब में खलीफा के पास। तो यहाँ पर क्या होता है, सूर्या और परिमला जो है यहाँ पर एक गेम खेल जाते हैं। ये सच है या झूठ है या गेम है हम कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर एक कांड कर देते हैं ये लोग कह देते हैं खलीफा से। और एक बात, जब ये युद्ध जीत लेता है, युद्ध जीत लिया, राज्य कब्जे में कर लिया, उसी बीच में हेजाज बिन यूसुफ की मृत्यु हो जाती है और वहां का जो खलीफा होता है अल वालिद खलीफा, इनकी भी मृत्यु हो जाती है और इनके जगह पर ये खलीफा बनता है अवध अल मलिक। अवध अल मलिक खलीफा बन गया और खलीफा बन जाता है। अब देखिए, इसका बड़ा भाई था सत्ते पे, इसका खास खलीफा अल वालिद जो थे, अल वालिद का खास आदमी कौन है, राइट हैंड जिसको कह सकते हैं, हेजाज बिन यूसुफ। और इसका जो है इन दोनों के बीच टकराव था, अल वालिद और अवध अल मलिक के बीच टकराव था, इनका आपस में जमता नहीं था। तो इनकी मृत्यु हो जाने के बाद अब कहते हैं ना, दोस्त जो है दोस्त होता है और दुश्मन का दोस्त दुश्मन। तो उसी प्रकार का है कि इसका जो है दुश्मन होता है अल वालिद का दुश्मन है हेजाज बिन यूसुफ, तो इसका दुश्मन भी ये इसको मरवा देता है, ये इसका पत्ता कट गया। उसके बाद जो है बचता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम से इसका भाई जो होता है अवध अल मलिक, इससे शिकायत कर देते हैं सूर्या और परिमला। तो इससे अवध अल मलिक, और उस समय राज्यपाल भी बदल गया होता है, तो उसको बुलाता है, किसको, मोहम्मद बिन कासिम को वापिस बुला लेता है, वापिस बुला लेता है और इसको धोखे से मार देता है, इसकी हत्या कर दी जाती है। और यहाँ से जो है ये चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे अरबी आक्रमण का। अब हम देखेंगे इसका जो है भारत में कुछ कुछ प्रभाव पड़ता है इसका। ये जो है आपने स्टोरी सुनी इसको, रिकॉर्डिंग सुन। अब देखिए, एक तो है मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, मोहम्मद बिन कासिम जब भारत में आक्रमण करता है, भारत में उसकी जीत हो जाती है। आप अपना बुद्धि लगाइए थोड़ा सा और सोचिए, कोई भी व्यक्ति हमारे घर में आता है, हमारे देश में आता है और यहाँ पर कब्जा कर लेता है, जीत लेता है, तो हम अपनों के बीच में तीसरा व्यक्ति आकर के यहाँ राज्य स्थापित कर लिया। तो आप सोचिए कि उस समय देश की क्या स्थिति रही होगी। थोड़ा सा माइंड को घुमाइए। अब देखिए, पहला जो है, अब सिंपल भाषा में कहें तो एक
केंद्रीय सत्ता की कमी थी उस समय। केंद्रीय सत्ता की कमी थी। और क्या था, एक तो था कि वो लोग आपस में जो है एकजुटता नहीं था, आपस में एकजुटता, या हम इसको कह सकते हैं कि आपस में तालमेल जो है सही नहीं था, आपस में लड़ते रहते थे। आपस में ही ये लड़ते रहते थे, अर्थात इससे ये लाइन को देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए आपस में कब लड़ेंगे। आपस में तभी लड़ेंगे जब इनका आपसी तालमेल क्या होगा, खराब होगा। पहला, आपसी तालमेल खराब होगा, इनमें एकजुटता नहीं है। एकजुटता नहीं है, आपस में तालमेल खराब है। और केंद्रीय सत्ता का जो है, यहाँ तो पहले ही बता चुका हूँ, केंद्रीय सत्ता की कमी है। और यहाँ पर उस समय भारत में धार्मिक राज्य चल रहा था, धार्मिक शासन, धर्म के आधार पर धार्मिक शासन प्रचलित था। और कह सकते हैं हर वर्ग के, ब्राह्मण, जाट, राजपूत, ये जो है थोड़े 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 विभक्त रहते थे, मतलब विषम आबादी थी उनकी। कोई एक जगह पे एक राजपूत जैसे हैं, कोई बड़े बहुत बड़े जगह पर उनका राज्य नहीं था, न ही जाटों का था, न ही ब्राह्मणों का था, मतलब थोड़े थोड़े सब बट गए थे छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे राजा के अंडर में थे। इसलिए जो है बाहर का आदमी आता है, आक्रमण कर लेता है, जीत लेता है, कब्जा। उसीलिए कहते हैं कि एकता में ताकत होता है, एकता में क्या होता है, ताकत होता है। क्योंकि जब तक आप मिल के रहेंगे, आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। किसी को तोड़ना है ना, कोई घर को तोड़ना है या कोई देश को तोड़ना है, पाकिस्तान भी हमारे यहाँ वही कर रहा है। आप देख रहे हैं प्रत्येक उदाहरण, हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर भड़का रहे हैं लोगों को। तो अब देखिए, जब आपस में ही तालमेल खराब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक कमजोर पड़ जाता है। कोई घर हो या गांव हो या देश हो, कोई भी हो, आपस में तालमेल गया तो फिर कमजोर हो गया। आप देखिए, एक हाथ की एक उंगली तोड़ दीजिए, आपका हाथ जो है कमजोर हो जाएगा, वो सीधी बात है। तो जब तक आपस में तालमेल सही नहीं होगा, फिर लग गई वाट। तो दूसरा जो है हम देखेंगे इसका, भारत में, भारत की स्थिति ये थी, छोटे छोटे कह सकते हैं छोटे छोटे सामंत जो थे, सामंतों के हाथ में या छोटे छोटे राजाओं के हाथ में, छोटे छोटे राजा थे उस समय। अब देखिए, ये तो हो गया। अब मोहम्मद बिन कासिम जैसे भारत में आक्रमण करता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, आप थोड़ा सा सोचिए। वहां पर किसको किसको तकलीफ होगा। एक तो ये इसको कहते हैं भारत में इस्लाम का उदय, इस्लामिक शासन। यहाँ पर पहले क्या था, हिंदू शासन था, धर्म के आधार पर ब्राह्मणों का राज्य था इस समय।
तो यहाँ पर आ जाता है, कौन आ जाता है, मुस्लिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहला जो करी, जजिया कर लगाया। जजिया कर लगाया किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। इसका डेट लिख लीजिए 712 एडी। इस समय ये आक्रमण करता है, मोहम्मद बिन कासिम का जो है आक्रमण है। और जो तट में वो सामान लूट ले रहता है ना, उसको देवल तट कहते हैं। देवल तट। और ये आक्रमण करने के बाद जो है सिंध, मुल्तान, ब्राह्मणाबाद, ऐसे बहुत बड़ा क्षेत्र को इसने कब्जा कर लिया। 2-3 मुख्य रूप से याद रखिए इसको, यहाँ कब्जा कर लिया। उसके बाद सबसे पहला भारत में जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति कौन है, मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम। ये यूपीएससी में एक बार पूछ चुका है। उसके बाद देखिए, इससे सबसे ज्यादा परेशानी किसको हुआ, अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई उस समय। आक्रमण कर लेता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, तत्कालीन कारण या उद्देश्य में देखेंगे। तत्कालिक कारण में तो मैंने आपको बताया कि श्रीलंका का जो गवर्नर है उसका सामान जो है देवल तट पे लूट लिया जाता है, इसलिए उसको सेंड करते हैं। लेकिन और एक कारण था, पहला कारण। दूसरा कारण ये था इस्लाम। इस्लाम का क्या करना था, फैलाव। इस्लाम का फैलाव, प्रचार प्रसार करना था। क्योंकि उस समय खलीफा से आदेश लेकर के कोई भी जो है साम्राज्य विस्तार कर सकता था और इस्लाम का फैलाव कर सकता था, इसका प्रचार प्रसार करता था। और वहां पर कोई भी जैसे बहुत बड़ा सेना का गठन किए, कोई क्षेत्र को जीत लिए, इस्लामिक राज्य की स्थापना हो गई, वहां पर इस्लाम का प्रचार प्रसार करेगा। प्लस वो जो क्षेत्र जीता होगा वहां पर वो खलीफा के का प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि उसका लेटर लेके आया है बकायदा। तो वहां का किंग भी यही व्यक्ति होगा। तो इनका उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य था इस्लाम का जो है प्रचार प्रसार करना था भारत में। और पहला उद्देश्य तो तत्कालिक तो मैंने बता दिया, ये दीर्घकालिक में आ जाएगा। दीर्घकालिक कारण में इसको बताइएगा आप। और उस समय देखिए बहुत सारे लोगों को, व्यापारी वर्ग थे जो थे, उनके ऊपर टैक्स लगाया गया। और भारत में ये लोग जब आए तो खजूर, ऐसे कुछ मेवे भी लेकर के आए, उनका फसल चालू किया। ऊंट जो है लेकर के आए वहां से, घोड़े लेकर के आए, नहीं घोड़े तो पहले आ गया था, खैर ऊंट लेकर के आए यहाँ पर। और खजूर, टमाटर, आलू, ये सब कहा जाता है वहां से लेकर के आए थे। अब इसके बारे में और अधिक जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आप अगर थोड़ा सा जो बुक है उसको रीड कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक उसके बारे में समझ आ जाएगा। हल्का फुल्का देख लीजिएगा आप। और इसमें कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक से आता भी नहीं है कुछ क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको आपका समझ विकसित करने के लिए मैं बता देता हूँ, बता दिया। अब इसके बाद दूसरा में हम देखेंगे मोहम्मद गजनवी का दूसरा चरण। दूसरा चरण में हम देखेंगे तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में जो है, तुर्क आक्रमण का पहला चरण देखेंगे मोहम्मद गजनवी, और दूसरे चरण में देखेंगे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गजनवी
के बारे में और मोहम्मद गौरी के बारे में जो है हम दूसरे क्लास आपको अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू। अब आपसे थोड़ा निवेदन है कि क्लास को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। आपको बहुत इसमें जो है फ़ायदा होने वाला है। हम आपको ऑप्शनल लेवल पे भी यहाँ पे पढ़ाएंगे। आप कहीं भी ऑप्शनल लेते हैं तो आपको मान के चलिए कम से कम तो 15 से 20 हज़ार, अच्छा क्वालिटी में आपको पढ़ाता है तो 15 से 20 हज़ार आपको पड़ेगा। और कोई बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो 40 हज़ार से 50 हज़ार भी लेते हैं, जो हाई क्वालिटी के एजुकेटर हैं। और हम आपको यही मान के कम भी लेता है तो 10 हज़ार तो लेगा ही लेगा। तो हम आपको यहाँ पे ये जो कोर्स है यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल कराएंगे। और उसके बाद जो है आप कहीं भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं हम देखेंगे कि जीएस लेवल का कोई और भी एक आध सब्जेक्ट हम टाइम हो पाए तो लाएंगे आपके सामने में। अभी तो फिलहाल हिस्ट्री का चलेगा पूरा, और हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको कराया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो जल्द ही आपके सामने में प्रस्तुत होगा। धन्यवाद। जय हिंद।